n तो कैंसिल ही हो गया, इसको लिख सकते हैं 2gm बाई डी स्क्वायर इक्वल टू जो ओमेगा है बेटा उसको ओमेगा ही रखो, r1 के बदले सब्स्टिट्यूट कर दो ये वाला लेवल which is कितना आ जाएगा 2d by 3 सही है, कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे so can we say 2 and 2 is cancel। अच्छा उसको यहाँ पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 3gm by d परफेक्ट, टेक स्क्वायर तो ओमेगा हो जाना चाहिए अंडर रूट ऑफ 3gm by d, ओमेगा इज 2 पाई बाय t, so t must be equal to 2 pi under root of d cube by 3. This is the answer of the time. Okay. दूसरा और एक चीज पूछा है, show that the ratio of angular momentum about the center of mass is same as the ratio of the kinetic energy, है ना। तो एक काम करते हैं, रेशियो लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का, तो L1/L2, the formula for angular momentum is mvr, तो मुझे लिखना चाहिए m into v1 into r1 upon 2m into v2 into r2, ओके, बट v इक्वल टू r ओमेगा होता है, ओमेगा दोनों का सेम है, तो मैं v के बजाय r ओमेगा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाना चाहिए 1/2 r1 स्क्वायर ओमेगा अपन ये हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा ना, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो ना, ध्यान से देखो यहाँ पे r1 और r2 के रेशियो, अगर आप r1 देख रहे हो r2 देख रहे हो तो यहाँ से मैं पूछ सकता हूँ कि r1/r2 2:1 होगा, तो मैं r1/r2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 2:1, तो इट इज 1/2 2:1 का स्क्वायर which is 4/1, so L1/L2 का जो आंसर है वो 2/1, परफेक्ट। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये आंसर अगर आया है 2/1 L1/L2 का, दिस मस्ट बी इक्वल टू Ke1/Ke2 का भी आंसर, तो उसके लिए हमें लिखना चाहिए Ke1/Ke2, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ हाफ तो कट ही हो जाएगा, उसको छोड़ दो, m into v स्क्वायर, वापस v स्क्वायर के लिए मैं कर देता हूँ r स्क्वायर ओमेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा सर r1 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2m into वापस क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा, सर ओमेगा ओमेगा कैंसिल, mm कैंसिल, 1/2 r1/r2 तो वापस 4/1, आंसर हो जाएगा 2/2, because now the ratio of both is same, we can say that the ratio of angular momentum is same as the ratio of the kinetic energy, okay, बस इतना ही था यार से, और यहाँ तक का पार्ट तो they have asked in 2 to 3 times same question about center of mass पे, और मेन से एडवांस से भी, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछ सकते मेन का, ठीक है, बट मेथड समझ लेना, पहले अगर सेंटर ऑफ मास पे अबाउट रोटेशन वाला क्वेश्चन आया तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट r1 एंड क्या r2, कैलकुलेशन के बाद किसी एक पे ग्रेविटेशन फोर्स को किसके साथ इक्वल कर दो, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो लिखो जल्दी, मोस्टली आ जाता है, हाँ
क्या बड़ा हम लोग we are going to most probably let's say आज जाना चाहिए, but try करेंगे कि स्टेज टेस्ट को as of now convert करते हैं ऑनलाइन। हाँ, आप एक मिनट सुनोगे? What we can do is वो संडे को हम एक माइनर टेस्ट जैसा कुछ कर देंगे, ठीक है? पर वो ऑफलाइन तो नहीं पॉसिबल होगा, तो वो ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे। और जो वो फेस टेस्ट है ना, वो दिवाली के बाद के जो स्टूडेंट संडे आएगा उससे क्योंकि तुम्हारा कॉलेज के जो एग्जाम थे वो एक बार निपट जाएंगे, उस टाइम पे ऑनलाइन में एज अ प्रैक्टिस तुम्हें घर पे देना है तो आप देखे रखो, मतलब टेस्ट रखते हैं बट उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑनलाइन में, नॉट एज अ फेस टेस्ट। और वो फेस टेस्ट को तुरंत दिवाली के बाद जो नेक्स्ट संडे आ रहा है उसमें कर देते हैं एज ऑफलाइन। विल दिस वर्क? वो मैं बताता हूँ, या आपको चाहिए ऑफलाइन कुछ दिन बीच में? आप असाइनमेंट तो किसी से भी कर सकते हैं, anyone can write the assignment, no compulsion of writing, just you are only writing the assignment, okay? कोई भी लिख सकता है assignment, but सर एक ही चीज है कि प्रिंट आउट, हाँ एक ही चीज है, अगर आपके 4 सब्जेक्ट असाइनमेंट है, 4 अलग-अलग हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं, वो थोड़ा असाइनमेंट लिखना नहीं मैथ का जो पेपर है, सुनो, मैथ का जो पेपर है आपके उसके लिए क्वेश्चन बैंक दिया होगा ना, तो क्वेश्चन बैंक कितना बड़ा है? कैन यू टेल मी?
तुम्हारा मैथ्स का जो है ना वो टोटल जो पेपर है वो 50 मार्क्स का, ठीक है। उसमें बोला है पहले तो एमसीक्यू है, सिलेक्ट एंड राइट मोस्ट प्रॉब्लम, हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का है और उसके लिए आपको 20 एमसीक्यू दिए जिसमें से 10 एमसीक्यू आएंगे, यही आएगा, ओके। तो इसके आंसर रख लेने हैं, तो 20 मार्क्स आ गया आपके। तो मैं क्या वो समझ में आ रहा है ना, तो मतलब 20 मार्क्स हो गए। अब उसके बाद यू हैव 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, ओके। उसमें भी ऑप्शन है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। आपको टोटल क्वेश्चन उन्होंने 18 दिए, मतलब वो 18 में से वो 15 या 13 एग्जाम के टाइम पे होगा, ओके। और बाकी सब में से आपको 10 करने हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है, ये सारे क्वेश्चन 100% टेक्स्ट बुक है, 100% 100%। 11th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, समझ में आया? तो इसमें जनरली जैसे मुझे समझ आ रहा है तो एक तो ट्राइंगल बोला है, मतलब डेफिनेटली ट्रिगो है पूरा। दूसरा बोला है, सुनो भाई, सर ऊपर दिया है चैप्टर के नाम सिलेबस दिया है। तो आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 6 चैप्टर है। ट्रिगो एक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट रिलेशंस है और बायनोमियल थ्योरम, बराबर। अब इतना मुझे समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग का पूरा पार्ट जो है ना, पहले 9 या 10 क्वेश्चन पूरा ट्रिगो है, पहले 10 क्वेश्चन, और उसके आगे 11th ऑनवर्ड तुम्हारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर और वो सब है। पर अगेन क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो मैं आपको एक तरीका देता हूँ, अगर आप स्मार्ट हो तो क्या कर सकते हो। पहले 18 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पे? बच्चे हैं ज्यादा बच्चे हैं ना भैया, एक क्वेश्चन डिवाइड करो ऐसा अपना, एक अच्छे पेज पे उसका सोल्यूशन लिखो, Shala.com से ढूंढना। कहाँ से मिलना है? Shala.com में जाओ, पहला क्वेश्चन जैसे आएगा तुम्हें मिल जाएगा। जैसे तुमने वो क्वेश्चन एक पेपर पे अच्छे से लिखना है और फिर ग्रुप पे शेयर करना है आपके अनाउंसमेंट, समझा? फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके करके 18 हो गए। 19th बच्चा जो करेगा वो 18 पीडीएफ जो पेपर उससे पीडीएफ बनाएगा, समझ गया? और अब उसमें से जो अच्छे 10-12 क्वेश्चन ठीक ठाक आपको याद हो सकते हैं, याद करेंगे और आपको 51 दिया मैं क्या बोलूं, ऐसे मत सोचना पास हो जाना, आप और नहीं जाओ, पास का मत सोचो। मैं बोल रहा हूँ 11th की मार्कशीट देखो मेरे पास। कल ही मैं अपना वो दिवाली चल रहा है ना आने वाले, तो वो सब साफ सफाई कर रहे हो, तो मैं अपना 11th का वो देख रहा था। मेरे तो कम थे 11th में, 80 थे। पर 11th में वैसा था ना कि इंटीग्रेटेड का बंदा नहीं था, तो अच्छा सुनो, मैं ऐसा बता रहा हूँ, एज ऑफ नाउ ना, अगर गलती से आप के घर पे प्लान होता है कि 12th के बाद अब्रॉड जाना, कुछ गलती से ऐसा, तो उनको है ना 12th के बाद अब्रॉड जाने के लिए कंपलसरी 11th के परसेंटेज चाहिए, कंपलसरी। ये मैं अपने स्टूडेंट के प्रायर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि उनका एडमिशन बिफोर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट हो जाता, समझा? तो उनको है ना एक तो 11th के परसेंटेज चाहिए रहते हैं और दूसरा निर्मला के 12th के प्रीलिम के परसेंटेज चाहिए रहते हैं। तो 12th के प्रीलिम के तो हम मतलब यहाँ से पूरा भेजते हैं, वही निर्मला दे देता। पर 11th का तो हो गया होगा ना पास में, अरे समझ में आ रहा है? उसको हम चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो तुम्हारे रिजल्ट में लिखा है और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि यार क्वेश्चन बैंक इतना लिमिटेड है तो क्यों नहीं ला सकते यार 40-45 में। मैं बता रहा हूँ ना आपके सीनियर को, जिनको मैं 10 स्पेलिंग लिखने में थोड़ा दिक्कत था,
वो भी 45 तक रहा था। तो तुम्हें तो आनी चाहिए। तो अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छे आ जाएंगे। कोई बाइक 49 की एग्जाम में निकलने का, ठीक है। आई नो तुम्हें लगेगा कि आधे घंटे में निकलते हैं पेपर, अच्छे से लिखो, ठीक है। शांति से, हाँ आपको निकलने के लिए वहां से झगड़ा वगैरह नहीं करना, रूल के हिसाब से चलेगा। अगर मान लो 2 घंटे का एग्जाम है तो रूल ये होता है 1 आवर के बाद बेल बजता है, फिर यू कैन। आपका अगर आधे घंटे में खत्म हुआ और आप बोले मुझे निकलना है तो नहीं निकलना। That's not how it works. असाइनमेंट तो लिखनी ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। देखो तुमने यूनिट टेस्ट नहीं दिया तो उसके बाद असाइनमेंट तो लिखना पड़ेगा। ये सारी यूनिट टेस्ट है। आपको आप अभी एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम के टाइम पे देना है तुम्हें। क्या आपके टाइम में वो है ना, सुनो आपके ग्रुप में ये सैटरडे तक और एक मैसेज आएगा कि आपको असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करने हैं, कौन से दिन पे सबमिट करने हैं और कैसे। वो भी ऐसा सकता है जैसे जिसने बताया जो सब्जेक्ट का एग्जाम है उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट लेके जाए और वहाँ पे आपको पेपर देंगे, उस टाइम पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, फिर पेपर देके भेजना। दैट्स द वे इट विल वर्क। इसलिए बोल रहा हूँ आपके एग्जाम इसी वीक में असाइनमेंट खत्म कर और आपके पास सैटरडे छुट्टी है, यूटिलाइज दैट सैटरडे एज वेल एज संडे। ये दोनों दिन आप यूटिलाइज करें। 2 दिन तो चाहिए आपके पास। यार सर आप पेज टेस्ट में ले लो या सैटरडे की छुट्टी ले लो। निर्मला की क्वेश्चन बैंक सबसे लिमिटेड होती है, ओके सबसे। और ये आप करवाते करवाते लिमिटेड में पहुंचे। पहले एक्चुअली में वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक देते हैं, so it used to be per chapter around 20-25 questions। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक आता तो निपट जाते थे। अब तो रियलिटी में ये आपको क्वेश्चन पेपर विद फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, समझा? तो मतलब पानी से राइट आप क्वेश्चन Imagine a live planet, Alpha lake. Imagine a live planet revolving around a very heavy star. In a circular orbit of radius capital R.
very heavy star in a circular orbit of radius capital R with a time period capital T. With a time period capital T. If the gravitational force of attraction between planet and star is proportional to r raised to minus pi by 2. R raised to minus pi by 2. Then option A, t square is proportional to r square. T square is proportional to r raised to 7 by 4. T square is proportional to r raised to 3 by 2. T square is proportional to r raised to 3.75. अच्छा और एक क्वेश्चन राइट नाउ 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ तीनों क्वेश्चन फिर वन बाय वन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टू satellites are moving in circular orbits around the earth at distances and distances 9,000 kilometers and 9010 kilometers. 9010 kilometers from Earth center. From Earth center. If the satellite which is moving faster, has a time period 90 minutes. 90. Has a time period 90 minutes. Find the difference in their revolution periods. Find the difference in their revolution periods. Question 3. NVT. Second question NVT. Third question be NVT. An asteroid is moving directly. Towards the center of the earth. An asteroid is moving directly towards the center of the earth. When at a distance of 10 r, 10, when at a distance of 10 r from center of the earth,
it has a speed of 12 kilometer per second. It has a speed of 12 kilometer per second. What will be its speed? What will be its speed when it will hit the surface of the earth? What will be its speed when it will hit the surface of the earth? ब्रैकेट में लिखो. Consider escape velocity as 11.2 km per second. Consider escape velocity as 11.2 km per second. जिसका आंसर है ना एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसको तुम्हें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर. तो याद रखो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अच्छा, और एक क्वेश्चन लिखो. और एक क्वेश्चन. A satellite of mass small n. A satellite of mass small n is launched vertically. A satellite of mass small n is launched vertically upwards with an initial velocity u from the surface of the earth. After it reaches height capital R, after it reaches height capital R, it ejects a rocket of mass m by 10 m by 10 so that subsequently the satellite moves in a circular orbit. The kinetic energy of the rocket is option D है. Very small options. Software. AI. Well, इतना बढ़िया कंप्यूटर लोग लोग है भाई संदीप अभी चार लेक्चर है तो कल जो नींद आने वाली है ना
मैं देखा था लास्ट from me. अच्छा, मैं स्टार्ट करूँ सॉल्व करना या पहले थोड़ा आप ट्राई करना चाहोगे? करोगे थोड़ा ट्राई? क्या? क्या? कुछ तो बोला मुझे प्रूव करके पर मुझे प्रूव करके ये मैंने एक बार में लिया ना तो आंसर तो वो ले फिर मैंने प्रूव करके बताऊं फिर आप लोग दिवाली 18 तक सबमिट करो ठीक है सबमिशन 18 तक चलो ट्राई करो क्वेश्चन 4 दिए है पहला बन जाएगा दूसरा सोचना पड़ेगा तीसरा बन जाएगा चौथा ज्यादा सोचना Repeat. 2 satellites are moving in circular orbit around the Earth at distance 9,000 and 9,010 from Earth center. If the satellite which is moving faster has a time period of revolution 90 minutes, find the time difference in their revolution period.
Very old IIT question, like 1989 का question, and then this inspired many other questions in H.C. Verma book और any other, मतलब ये question IIT ने पहले बनाया, फिर बहुत लोगों ने कॉपी की, but question बहुत simple है। हमेशा तुम्हें एक hypothetical scenario दिया जाएगा। Generally, a gravitational force between two objects is always proportional to r raised to -2, क्योंकि न्यूटन लॉ क्या बोलता है, G(m1 m2) by क्या r स्क्वायर। r स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा, r raised to -2। ये जनरल सिनारियो, पर वो बोलेंगे कि वो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो नहीं कर रहा, दे आर फॉलोइंग सम अदर लॉ। द अदर लॉ सेज द ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r raised to -5/2। मतलब मे बी कुछ अलग लॉ में चल रहा, उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको Fg को लिख देना है k टाइम्स r raised to -5/2। बिकॉज ये सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन में है तो कंपल्सरी दिस फोर्स मस्ट बी गिविंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए Fcp को किसके साथ इक्वेट करोगे बेटा, Fg, बस फिर तो कुछ ही नहीं, Fcp हो जाएगा n ओमेगा स्क्वायर r, Fg हो जाएगा k r raised to -5/2, ओमेगा को 2π/t डाला तो यहाँ पे आ गया और इस r को मैं नीचे लेके गया, फिर r raised to -5/2 नीचे गया, फिर विल बिकम r raised to 7/2, दोनों डिनोमिनेटर में है, so I can definitely say P square is proportional to r raised to 7/2। आप चाहो तो इस स्टेप में ग्राफी माना उल्टा कर दो और फिर ओके, क्वेश्चन 1 समझा सबको। क्वेश्चन 2 में मैंने लिखा है कंसेप्ट, व्हेन द डिफरेंस इन r इज वेरी स्मॉल वी कैन यूज द अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। देखो यार, अगर तुम नॉर्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे ना तो तुमसे क्वेश्चन हो सकता है, पर आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है टू कैलकुलेट इन मैथमेटिकल टर्म। व्हाई? तुम फॉर्मूला क्या यूज करोगे, p = 2π r3/gm। अब दिक्कत क्या पता है कि तुम्हें t पता है, एक का 90 मिनट है, तो यहाँ पे r 9000 डाल दोगे, फिर तुम t1 t2 फाइंड करोगे और r कितना डालोगे, 9010। डोंट यू थिंक यार रेशियो लोगे तो कट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझा। बस प्रॉब्लम क्या है यार, रेशियो क्या चल रहा है तुम्हारा, 3/2 कितना चल रहा है,
तो 9000 raised to 3/2 upon 9010 raised to 3/2 ये सॉल्वेबल नहीं है, समझा? तो यू कांट यूज दिस फंडा टू कैलकुलेट। सो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कुछ इस तरह से। अगर मैं बोलूं तो कैन आई से t स्क्वायर इज k टाइम्स r रेज़ टू 3/2, याद है? मतलब ये तो पता ही है। अब याद करो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जिसमें हम परसेंटेज एरर पे काम करते थे, याद है? तो हाउ टू टेक द परसेंटेज एरर? पावर रूल लगेगा तो परसेंटेज में कांस्टेंट हम नहीं लेते, याद है ना? तो इसको कैसे लिखा करते थे? 2 टाइम्स डेल्टा t बाय t मस्ट बी इक्वल टू 3/2 t स्क्वायर किया। हां ये ठीक है। तो इट शुड बी 3 टाइम्स डेल्टा r बाय r। ये 2 को नीचे लेके जाओगे तो डेल्टा t अपॉन t मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2 क्या? डेल्टा r बाय r। You can always use this formula whenever the change in the r is very small, because यहाँ पे एक्चुअली में बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया तो तुम्हारा बाकी सब टर्म्स इग्नोर मार दिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करने का तरीका, मुझे टाइम डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना? तो टाइम डिफरेंस तो डेल्टा टी हो गया है ना, तो उसको डेल्टा टी लिखो। कैपिटल टी कितना हो जाएगा? 90। अच्छा मिनट से उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सेकंड्स में। 10 टू क्या कर दो बेटा? 60 3/2 डेल्टा आर मतलब 9010 माइनस 9010 अपॉन आर इज 9000। ये कट हुआ पूरा 900 कट हो जाएगा यहाँ से। 2 और 6 और 3 का डायरेक्ट आंसर है। डेल्टा टी का आंसर है 9 सेकंड। हो गया। So from the v1/v2 square is equal to r1/r2 वही मैं बोला क्वेश्चन ही सॉल्व होगा क्योंकि तू करेगा तो 9000 और 9000 बन जाएगा। तो फिर इसमें अभी इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लगा वही हुआ सेम ही चीज कर रहा हूँ, सेम ही चीज कर रहा हूँ। तू जब इसका करना चाहेगा तो वही है, इसकी पावर पहले 3/2 करनी पड़ेगी, समझा? और टेक्निकली ये पावर आगे क्यों आती है? बिकॉज वी टेक डेरिवेटिव एंड देन पावर आती है ना। तो सब चीजें हम यूनिट से मेजरमेंट में कर सकते हैं। तो डायरेक्टली व्हेनेवर सच काइंड ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड और वैल्यू वाज 30 तो हमेशा तुम पावर लगाओ, हमेशा। इस क्वेश्चन के लिए नहीं होता, हर चैप्टर के लिए। सर आर के इसमें 9000 की वैरायटी हो रही है 9000 एडजस्ट कर जा रहा है तो 9000 नजदीक वाला फास्ट होता है, दूर वाला as you go away you will take more time and the speed will be less। t is dragging goes to r आज इतना छोटा टाइम पीरियड उतना कम, टाइम पीरियड कम तो स्पीड ज्यादा। दैट्स अ कॉमन सेंस। मैं अगर आज के नजदीक हूँ तो मेरी स्पीड ज्यादा है, नजदीक रहूंगा तो स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है। तीसरा ना आप सबसे हो सकता है आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगा, बस यही कंसेप्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि दिस थर्ड आप ट्राई करो। पॉसिबल ही नहीं, 12 तो दिया ही है ना क्वेश्चन में, तो 12 वापस से था। कितनी ज्यादा स्पीड है?
हाँ मेरे हिसाब से ये करना चाहिए आप लोग को -GMM/10R plus half n delta square equal to -GMM/R, that is potential energy on the surface of the earth plus half m square और हमें ये भी so m तो कर दो टाइम तो ये आपको वो साइड पे लेके जाओ तो v square by 2 is equal to GM/R minus GM/10R plus delta square by now इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर क्या आएगा v square by 2 is equal to कितना आ जाएगा 9/10 क्या GM/R प्लस delta square by 2 कभी भी घाई मत करो कोई चीज को करते हैं ठीक है कुछ नहीं करना सबसे पहले देखो कि एस्केप वेलोसिटी को यूज करो एस्केप वेलोसिटी क्या है अंडर रूट ऑफ कितना 2GM/R और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी बोली है 11.2 तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 2GM/R 11.2 का स्क्वायर होगा सही है और दैट मींस GM/R 11.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होगा तो मुझे इस फैक्टर ये मिल गया ना तो GM/R को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 11.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 तो सब्स्टिट्यूट करो तो v स्क्वायर बाय 2 is equal to 9/10 11.2 का स्क्वायर अप्रॉक्स 121/2 लेते हैं 12 का स्क्वायर अप्रॉक्स क्या है सही है 144/2 2 कैंसिल सही है अच्छा 121/10 को 120 ले लो तो 12 9 का 108
plus 142. This will be 252. Therefore, approximately we 60 kilometers. पर वही है ना, एक कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं कर रहे हो। अगर उन्होंने एस्के वेलोसिटी दी है तो कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा होगा, है ना? यस, मैंने क्वेश्चन बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्राउड, keep shining like a star. हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो कराना पड़ेगा। ओके, अब 2 मिनट के लिए सबका ध्यान बोर्ड पे, ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन का सॉल्विंग कैसा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बता रहा है वो ये है दैट आप सरफेस ऑफ द अर्थ से एक रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो, ऐसा है ना, जिसकी स्पीड कितना है u और जिसका मास है m, परफेक्ट, और वो जा रहा है कोई तो हाइट पे, हाइट दी है क्या, चेक करते हैं कितनी दी है, r। सो मान लो कि ये हाइट पे पहुंच के, मतलब दैट इज r, इस पॉइंट पे पहुंच के तुम एक रॉकेट को इजेक्ट कर रहे हो, परफेक्ट है, जिसका मास m/10, आई थिंक वही दिया ना, जिसका मास कितना है m/10। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, चीज को समझना, इसके 2 पार्ट है। पार्ट 1 जस्ट बिफोर रॉकेट इज इजेक्टेड एंड सेकंड होगा जस्ट आफ्टर द रॉकेट इज इजेक्टेड, ये समझा। और दोनों केस में हमें क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें समझना ये है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जब पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी, पहले वो है, तो ये होगा तुम्हारा जस्ट बिफोर द रॉकेट इज इजेक्टेड, क्लियर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या करोगे, तो इस पॉइंट से आपका होगा पोटेंशियल व्हिच इज -UM/r,
जब इस पॉइंट का काइनेटिक इट इज हाफ m u स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस gml by 2r प्लस इसी पॉइंट का काइनेटिक दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब दिक्कत ये है कि मुझे अब इस v को कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब क्या होने वाला है, रॉकेट इजेक्ट होने के बाद सैटेलाइट जो है ना वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। ये क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस, मान लो कि अब इस पॉइंट पे जस्ट आफ्टर इजेक्शन के लिए मैं सीधे ड्रॉ करूंगा। अब क्या होगा, मुझे नहीं बोला गया कि रॉकेट को हम इजेक्ट कैसे कर रहे हैं, दैट हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। इसलिए मुझे ऐसा नहीं कर सकता कि मैं रॉकेट को ऐसा इजेक्शन दूं या रॉकेट का ऐसा इजेक्शन दूं, मुझे उसके लिए कोई भी रैंडम एंगल लेना पड़ेगा, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन्ड। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे अज्यूम करो रॉकेट को हम ऐसा इजेक्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, मान लो इस पॉइंट पे रॉकेट को इजेक्ट करते हैं ऐसा। लेट अस से द वेलोसिटी इज v1। कितनी वेलोसिटी है v1, और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ वो एंगल कितना है थीटा, और ये आपका रॉकेट है तो ये हो जाएगा m/10। तो समझा? तो v1 का एक x कंपोनेंट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी v1 क्या cos थीटा, और एक होगा y कंपोनेंट जो होगा v1 क्या sin थीटा। रॉकेट एक साथ पहले था, मतलब इट वाज अ सैटेलाइट प्लस रॉकेट। आफ्टर ये दोनों सेपरेट हुए एक दूसरे के साथ। तो इनिशियल दोनों साथ में थे और दोनों का टोटल जो मोमेंटम था वो था m into v। टोटल मोमेंटम कितना था, इन विच डायरेक्शन, y डायरेक्शन, क्योंकि पहले तुम ऐसे जाने का ट्राई कर रहे थे। समझा नहीं समझा? कुछ समझ में आ रहा? तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था पूरे सिस्टम का, m into v। आफ्टर इजेक्शन मोमेंटम भी चेंज हुआ। कैसे? एक x डायरेक्शन का मोमेंटम है और एक कौन से डायरेक्शन का मोमेंटम है, y डायरेक्शन का। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? और जो x डायरेक्शन का मोमेंटम है, क्योंकि ये v1 कौन सा है cos थीटा, दिस कंपोनेंट विल गिव यू द नेसेसरी वेलोसिटी टू द सैटेलाइट, लाइक एक्शन रिएक्शन टाइप। गॉट राइट? तो ये तुम्हें सैटेलाइट को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देने का ट्राई करेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो ये जो स्पीड के साथ जाएगा वो कौन सा जाएगा तुम्हारा सैटेलाइट, और सैटेलाइट होगा कौन सा 9m/10। ये समझा? Why 9m/10? फिर टोटल मास m है, रॉकेट निकल गया तो बचा कितना सैटेलाइट का, और अब वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मतलब ये हो गई उसकी ऑर्बिटल स्पीड। कौन सी हो गई? तो सैटेलाइट कौन से वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा, ऑर्बिटल। तो ये होगा 9m/10 इसका ऑर्बिटल स्पीड। तो अब मैं करूंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं करूंगा कंजर्वेशन ऑफ विच मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे मतलब कि पहले हम कौन से डायरेक्शन का कर लेते बेटा, x। तो x डायरेक्शन का करेंगे तो मुझे लिखना चाहिए m/10 ये वाला इनटू क्या v1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू ये वाला क्या 9m/10 टाइम्स v0। ये समझा? बस सबको पता है v0 इज ऑर्बिटल स्पीड। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड, √of gm/r। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, आई थिंक m और n तो कैंसिल हो ही सकता है। तो v1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू, शुड आई कैंसिल 10 आल्सो, 9 √of gm/r plus r, capital R plus r, which is 2r. I think this is our equation 2. ये वाला। Let's equate y direction का मोमेंटम also. y direction का मोमेंटम फाइनली कितना है ये, और इनिशियली y डायरेक्शन का मोमेंटम कितना है ये। तो मुझे लिखना चाहिए दिस इज आवर विच डायरेक्शन, x डायरेक्शन। अब मैं किसका लिखने वाला हूँ, y। तो y में पहले क्या है मेरे पास n into v मस्ट बी इक्वल टू
9 नहीं m/10 क्योंकि ब्रैकेट का है m/10 into v1 sin थीटा। तो अभी के मैं लिखता हूँ m/10 into v1 sin थीटा must be equal to mv। ये कौन से डायरेक्शन का मैंने किया? y डायरेक्शन। तो m/10 के नीचे नहीं पुश करना। 9m/10 को नीचे नहीं पुश करेगा क्योंकि सुन लो 9m/10 को नीचे क्यों नहीं पुश करेगा? क्यों नहीं पुश करना चाहिए? क्योंकि अब होने क्या वाला है, तुम्हें एक काम समझना है, y डायरेक्शन के मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो y डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करने वाला v1 का एक कंपोनेंट होगा जो उसको पहले वाले मोमेंटम को कंजर्व करेगा। दूसरा, तुम्हें अपने सैटेलाइट को कंपल्सरी कौन से ऑर्बिट में घुमाना है? सर्कुलर। और सर्कुलर के लिए उसको कौन सी वेलोसिटी चाहिए? टेंजेंशियल। तो वो टेंजेंशियल कंपोनेंट तुम्हारा v1 का कॉस कंपोनेंट देगा। तो v1 के दो कंपोनेंट है ना, एक एक काम करते हैं। एक y डायरेक्शन के मोमेंटम को इनिशियली कंजर्व करना, दूसरा उसको नेसेसरी वेलोसिटी देना उल्टे डायरेक्शन में सो दैट वो घूम पाए, इसलिए वो एंगल में भी जाए। अभी समझा? तो अब क्या होगा, यहाँ से m और m कैंसिल हुआ, इस 10 को यहाँ पे लेके गए तो क्या हो जाएगा? v1 sin theta is equal to, बोलो 10 times v। Can we say this is our equation number 3? Now इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करें, because if we square and add then cos square theta plus sin square theta क्या बन जाएगा? 1। तो v1 square plus v1 square बनेगा। तो टेक्निकली इसका होगा v1 square is equal to, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 gm/2r प्लस 100 टाइम्स क्या? v स्क्वायर। मुझे यहाँ पे v सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? v। तो एक काम करते हैं, v रखते हैं, उसको ये साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? v1 स्क्वायर माइनस क्या? 81 gm/2r is equal to 100 टाइम्स v स्क्वायर। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो v1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनेगा। अभी समझा? 100 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ? v स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो v1 स्क्वायर बाय माइनस 81 gm/200 टाइम्स r। क्या आपको v स्क्वायर की वैल्यू मिली? ये v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर इसको वो साइड पे लेके जाओ तो gmm/2r हो जाएगा। तो gmm/2r माइनस gmm/r माइनस gmm/2r, तो लिखो माइनस ऑफ gmm/2r प्लस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m, ये पूरा डाल कितना हो जाएगा? v1 स्क्वायर बाय 100 माइनस 81 gm/200 m कैंसिल बंद करो क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट की क्या थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट? नाउ गड़बड़ है वहां पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट ये होगा मेरे हिसाब से, ऑफ रॉकेट into mass of the rocket into velocity of the rocket। so ये फैक्टर मुझे चाहिए, समझा? हाफ into m/10 into कौन सा स्क्वायर? v1 का स्क्वायर। अंकित सर यहाँ से हाफ दिख रहा है, m दिख रहा है, v1 स्क्वायर बाय क्या दिख रहा है? 100, इसमें 10 एक्स्ट्रा, ये 10 को एडजस्ट करना पड़ेगा, समझा? वो चलो बाद में करेंगे। ये फैक्टर को यहाँ पे लेके जाओ, मतलब मल्टीप्लाई करो, ये फैक्टर ये साइड पे लेके जाओ, क्या हो जाएगा? minus gmm/2r plus 81 gmm प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/10 ले लो into v1 स्क्वायर ले लो बाय 10। यस, आंसर कौन से फॉर्मेट दिया है? ऑप्शन लिखे थे ना?
इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करें 10 से मल्टीप्लाई करते चलेगा। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, ये 10 गुना, तो आई थिंक यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ से 0 निकल जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको 5 कर दूं मैं, यहाँ पे 5 कर दूं, अच्छा इसको टेरी ऑफ रॉकेट बोलो, इसको आगे लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 5 इसमें GMM by R कॉमन ले लो, ये होगा 81 by 40 माइनस 5 आई थिंक 119 का फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, तो 119 वाला फैक्टर है एक ऑप्शन, तो वही ऑप्शन लिख देता हूँ मैंने 5 ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 119 बाय 200 टाइम्स क्या या अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, मेन का क्वेश्चन, एडवांस का नहीं, यही मेन का क्वेश्चन 2020 का 2019-2020 इलेक्ट्रोस्टैटिक के सबसे डेडलीस्ट 2 साल 19 और 20 ऐसे क्वेश्चन बनाए ना कि बच्चे कोविड के टाइम पे लिटरली हिल गए, उनको लगा कोविड में हम थोड़े इजी पे करेंगे क्योंकि बोर्ड कैंसिल हो रहे थे, सब हो रहा था, तो जेई ने सोचा कि हम कुछ तूफानी करेंगे। तो 2019 was the year, I think उस साल 4 बार जेई हुआ, 4 बार, 2 अटेम्प्ट होते हैं ना जनरली, उन्होंने 4 अटेम्प्ट रखे थे 2019, 4 अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ द कोविड, तो 4 में से कुछ तो करो, कोई तो अटेम्प्ट निकालो, और चारों अटेम्प्ट के पेपर अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे क्वेश्चन 19 और 20 दोनों साल के क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट मानेगा, और आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि है 20 का, तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है मॉड्यूल में जो नहीं है, तो बहुत टफ थे तो मिसिंग है, वो सारे क्वेश्चन का मैं बीच में करवा दे रहा हूँ। ओके लिख के रखो, आई थिंक समझ ही गया कि ये इम्पोर्टेंट है। चलो अबाउट पेज टेस्ट का जो आपने बताया वो मैं बता देता हूँ उनको, तो ग्रुप से एक मैसेज आ रहा है,
Yeah.